हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू यूरिका। तो हम कैंसर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये कैंसर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम आज P53 के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जिसको हम गार्जियन ऑफ द जीनोम भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे जीनोम की रखवाली करता है, एक तरह से गाइड करता है, और जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करता, उनको एलिमिनेट करता है। तो P53 कैसे काम करता है, ये कैसे फंक्शन करता है, ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, सो ये P53 एक जीन है, एक ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन यानी कैंसर क्रिटिकल जीन्स के बारे में बताया था। बट सिर्फ कैंसर क्रिटिकल जीन तो होती हैं, बट इसके अलावा काफी सारे जीन्स होते हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट जीन्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहली तो कैटेगरी आपकी आ जाती है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये तो आप जानते हैं। दूसरी जीन हमारी होती है ऑन्कोजीन्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका केयर टेकर जीन। एंड उसके बाद हम पढ़ते हैं एक गेट कीपर जीन्स। एंड लास्ट वन इज लैंडस्केपर जीन। अच्छा, इनके नाम से ही बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो रही है। जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऐसी जीन्स होंगी जो ट्यूमर को सप्रेस करेंगी, उसको ग्रो करने नहीं देंगी। तो ट्यूमर सप्रेसर जो हमें ट्यूमर से बचाती हैं। इस जीन में आ जाता है P53 जीन्स आ जाती हैं। इसमें रेटिनोब्लास्टेमा जीन आ जाती हैं, P10 जीन आ जाती हैं, P16 जीन, ये सारी जीन जो होती हैं वो ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है। ऑन्कोजीन्स ऐसी जीन होती हैं, जब प्रोटोऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन हो जाता है तब वो ऑन्कोजीन बन जाती हैं, और कैंसर को एक तरह से सपोर्ट करने लगती है, हेल्प करती हैं। तो इसमें जो जीन्स होती हैं वो होती हैं रेस जीन, मैक जीन, इनके अलावा भी काफी सारी जीन्स हैं, पर ये मेन कुछ जीन्स हैं। केयर टेकर जीन, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारी केयर करेंगी, हमारे जीनोम को ध्यान रखेंगी, जीनोम का केयर करेंगी, और उसको किसी भी तरीके का डैमेज नहीं पहुंचाएंगी। तो इसमें मेनली तरह से जो जीन आती हैं वो होती है रिपेयर जीन्स, जैसे कि ATM एंड ATR। ये रिपेयर जीन है जो हमारे जीनोम को मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट है आपका गेट कीपर जीन। गेट कीपर जीन ऐसी जीन्स है जो गेट पे ही खड़ी रहती हैं और हमेशा ध्यान रखती है कि कहीं कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जैसे हमारे वॉचमैन्स होते हैं ना, वो भी क्या है, एक गेट कीपर है जो गेट पे हमेशा खड़े रहते हैं और ये चीज को रेगुलेट करते हैं कि क्या चीज की एंट्री हो रही है और कौन बाहर जा रहा है। यानी उनकी जो नजर है सब पे रहती है, और जहां पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। तो वैसे ही हमारे पास कुछ गेट कीपर जीन्स होती हैं, जिसमें चले आ जाते हैं आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन। यस, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है एक गेट कीपर जीन की तरह भी काम करते हैं। इसमें चले आ जाते हैं APC जीन्स एंड P53। यस, P53 क्या है, आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन का ही एक टाइप है। ओके, देन आ जाता है आपका लैंडस्केपर जीन। लैंडस्केपर जीन क्या है, वो इस बात का रेगुलेशन रखती है कि सेल जो है वो अपनी प्रॉपर नेबरिंग सेल के साथ हमेशा कनेक्ट रहे। अगर वहां पे कोई कनेक्टिविटी लूज होती है तो तुरंत लैंडस्केपर जीन जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखती है कि कहाँ से क्या गड़बड़ हो रही है। तो इन जीन में चला आता है आपके कैथरीन। कैथरीन एक ऐसा जीन है जो सेल टू सेल इंटरेक्शन को मेंटेन रखता है। दूसरी जीन आपकी आ जाती है सिलेक्टिन जीन्स। सिलेक्टिन जीन्स भी आपके जो है इंटरेक्शन में हेल्प करवाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कैथरीन एक प्रोटीन है, सिलेक्टिन भी एक प्रोटीन है। अगर ये प्रोटीन है तो ये किसी ना किसी जीन से बने होंगे, मतलब कि पहले कैथरीन जीन होगा। अब ये कैथरीन जीन जो है जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये कैथरीन प्रोटीन बन गया, और उसके बाद इसने क्या किया, अपना जो है फंक्शनैलिटी गेन कर लिया और फंक्शन कर रहे हैं। तो ये कब हुआ, जब ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो यानी कि हर प्रोटीन जो है उसका एक अपना जीन होगा। तो लैंडस्केपर जीन जो होती हैं वो क्या करती हैं, इंटरेक्शन बनाए रखती हैं। तो ये कुछ कॉमन जीन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। ओके, तो आज हम जो है P53 के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। जो हमारा फोकस पॉइंट है वो P53 है, जिसको हम गार्जियन ऑफ द सेल बोलते हैं। और अगर P53 में किसी भी तरह का कोई भी म्यूटेशन होता है तो वो डायरेक्टली जो है कैंसर को प्रमोट करेगा। यानी कैंसर को रोकने वाला ही अगर कोई नहीं है तो क्या होगा, कैंसर प्रमोट हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर मैं P53 के बारे में देखूँ कि आखिर P53 काम कैसे करता है, तो ओके चलिए पहले जान लेते हैं कि ये P53 जो है, वो क्या है? प्रोटीन है। और बेसिकली ये एक न्यूक्लियर प्रोटीन है क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। P53 को जो है गार्जियन ऑफ द जीनोम भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे जीनोम का ध्यान रखता है, एक गार्जियन की तरह बिहेव करता है। P53 इसका मतलब होता है कि क्या है? ट्यूमर प्रोटीन है। ये क्या है? एक ट्यूमर प्रोटीन है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। और ये क्रोमोसोम नंबर 17 में होता है, यानी कि इसका जो जीन है P53 का जीन, वो क्रोमोसोम नंबर 17 पे होता है। एंड जो P53 होता है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करवा के डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स को बनाता है जो ट्यूमर को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। P53 तब एक्टिव हो जाएगा जब किसी तरह का कोई स्ट्रेस जनरेट होता है सेल में। जैसे ये स्ट्रेस आपका डीएनए डैमेज हो सकता है, हाइपोक्सिया कंडीशन हो सकती है, जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है बॉडी में कम रहे, सेल में कम रहे, या फिर किसी ऑन्कोजीन का हो गया एक्टिवेशन। ये सारी चीज जो है हमारे सेल को स्ट्रेस में ले जाती हैं और जब सेल जो है स्ट्रेस में रहेगी तो वो P53 को एक्टिवेट कर देंगी। P53 एक्टिवेट हो जाएगा, स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा। जब P53 एक्टिवेट हो जाता है तो ये डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि ये तो सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता है। यानी जिस स्टेज में सेल में डैमेज हुआ है, डीएनए डैमेज हुआ है, उसी स्टेज में इसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो डीएनए डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए ये डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। और अगर फिर भी डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता है तो उस केस में ये एपोप्टोसिस करवा देता है, प्रो एपोप्टोटिक जीन्स को एक्टिवेट करवा के। एपोप्टोसिस हो जाएगा जिसकी वजह से उस सेल की डेथ हो जाएगी और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो डैमेज डीएनए है वो पीआई डॉटर सेल्स में ना पास हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो म्यूटेशन इकट्ठा होता जाएगा और जितना ज़्यादा म्यूटेशन होगा उतना ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो कैंसर को प्रमोट करेंगे, कैंसर को। तो इस तरीके से P53 अपना काम करता है। बट इन अ नॉर्मल सेल, जब सेल जो है नॉर्मल स्टेज में होती है, जब उसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है, तब क्या होता है कि P53 जो है इनएक्टिव रहता है क्योंकि P53 से एक प्रोटीन है जो आके बाइंड करता है और उस प्रोटीन का नाम होता है MDM2। MDM2 प्रोटीन जो है उस टाइम पे एक्टिव रहता है और वो P53 को पकड़ के रखता है। MDM2 जो है वो एक तरह का E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है जो क्या करता है P53 पे यूबिक्यूटिन टैग को लगा देता है। और आपको पता है कि जैसे ही किसी भी प्रोटीन में यूबिक्यूटिन टैग लग जाता है तो इस प्रोटीन का हो जाता है डिग्रेडेशन, यानी कि अब इसको जो है डिग्रेड कर दिया जाएगा और P53 सेल में अब नहीं है। तो जैसे ये डिग्रेड हो जाएगा तो P53 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता रहेगा क्योंकि नॉर्मल केस में MDM2 जो है P53 को अगर डिग्रेड करेगी तो P53 का लेवल सेल में कम रहेगा जिससे कि हमेशा हमें इनएक्टिव P53 मिलेगा जब कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो नॉर्मली जो है इस तरीके से P53 का रेगुलेशन भी होता है कि जब उसकी जरूरत नहीं है तो P53 को इनएक्टिव करके रखा जाए। लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि स्ट्रेस कंडीशन आ गया, डीएनए ब्रेक हो गया। जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक हो गया तो ये क्या है? एक स्ट्रेस कंडीशन है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए ब्रेक हो गया, स्ट्रेस कंडीशन है, उस कंडीशन में एटीएम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एटीएम एक्टिवेट होगा तो वो CHK यानी चेक पॉइंट 2 को एक्टिवेट कर देगा और चेक पॉइंट 2 क्या करेगा? MDM2 और P53 में जाके फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा। तो MDM2 जो जिसने पहले P53 को पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से P53 यहाँ पर इनएक्टिव था, जैसे ही चेक पॉइंट 2 आता है और वो P53 पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है तो MDM2 जो है उससे डिसोसिएट हो जाता है, अलग हो जाता है और वो P53 को छोड़ देता है। अब जैसे इसने P53 को छोड़ दिया तो अब यहाँ पे क्या हो गया? P53 जो है एक्टिव फॉर्म में आ गया, वो स्टेबलाइज हो गया और एक्टिवेट हो गया।
जैसे ये एक्टिव होगा तो वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा और P21 का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। अब P21 एक ऐसा प्रोटीन है जो CDK इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि CDK इनहिबिटर, CDK कहाँ? सेल साइकिल में यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो G1S CDK होंगे या फिर जो एस फेज के यानी SCDK होंगे, उन सबको इनहिबिट करेगा P21, जाके जो है CDK से बाइंड कर लेगा, जिसकी वजह से CDK काम नहीं कर पाएंगे और सेल साइकिल जो है अरेस्ट हो जाएगी। सेल साइकिल जो है अरेस्ट हो जाएगी और सेल डिवीजन वहीं पे रुक जाएगा। जब तक ये रिपेयर ठीक नहीं होता है तब तक जो है सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी और रिपेयर करने के लिए P53 क्या करता है? GADD45 जीन को एक्टिवेट कर देता है, जो DNA को रिपेयर करने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए कि डैमेज इतना ज्यादा है कि उसे जो है सेल ठीक ही नहीं कर पा रही है, DNA ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में जिस सेल में DNA डैमेज हुआ है उस सेल का हो जाएगा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यानी सेल की डेथ हो जाएगी और ये डेथ जो है P53 करवाता है, क्योंकि वो क्या करता है? प्रो एपोप्टोटिक जीन को एक्टिवेट कर देता है। ऐसे जीन्स का वो एक्टिवेशन करवा देता है जो एपोप्टोसिस करवाते हैं, जैसे कि बेक्स, प्यूमा, नोक्सा। ये ऐसे जीन है जो एपोप्टोसिस सेल डेथ को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से P53 जो है इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी डैमेज DNA है उसका डिवीजन ना हो, वो आगे की सेल में, डॉटर सेल में ना पहुंचे, तो वो ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डैमेज डीएनए को जो है वो आगे जाने से रोक रहा है। ठीक है, डैमेज डीएनए जो है सेल में पास नहीं हो रहा, तो म्यूटेशन नहीं हो रहा। और अगर किसी तरह का म्यूटेशन नहीं होगा तो सेल जो है नॉर्मली बिहेव करेगी और वो ट्यूमर नहीं होगा। तो P53 ने क्या किया? सेल डिवीजन को रोक दिया, यानी ट्यूमर का फॉर्मेशन होने से उसने रोक दिया। इसीलिए हम इसको ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने P53 के बारे में क्या देखा कि P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। और अगर P53 जो है नॉर्मली अंडर नॉर्मल कंडीशन, जब कोई डैमेज नहीं है, नो डैमेज, तो हम कुछ केसेस पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर कोई डैमेज नहीं है तो उस केस में क्या होता है? MDM2 जो है वो P53 को पकड़ के रखता है और P53 पे क्या करता है? E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज ऐड कर देता है, जिसकी वजह से जो है P53 का हो जाता है डिग्रेडेशन। जब सेल को P53 की रिक्वायरमेंट नहीं है तब ये नॉर्मल केस में देखा जाता है। अगर मान लीजिए कि सेल में कोई डैमेज है और उस डैमेज के केस में जो है P53 प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि MDM2 जो है डिसोसिएट हो जाएगा और वो P53 को छोड़ देगा। P53 नाउ अब एक्टिव हो चुका है। जैसे ही ये एक्टिव होगा और स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये डिफरेंट तरह के फंक्शन करेगा और सेल साइकिल को अरेस्ट करवा देगा, एपोप्टोसिस करवा सकता है या DNA रिपेयर को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो यानी डिफरेंट तरह के ये फंक्शंस को करेगा। अगर मान लीजिए कि डैमेज है लेकिन P53 नहीं है, अगर डैमेज हो चुका है और P53 है ही नहीं या फिर P53 में ही म्यूटेशन हो गया, तो मान लीजिए कि म्यूटेशन हो गया P53 में, तो अब इस केस में क्या है कि P53 जो है काम नहीं कर पाएगा। इसका जो म्यूटेशन होता है वो रेसेसिव म्यूटेशन होता है। अगर P53 में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, यानी कि ये जो नॉर्मल फंक्शन P53 के वो नहीं करवा पाएगा, तो क्या होगा कि एपोप्टोसिस नहीं होगा, DNA रिपेयर नहीं होगा, जिसकी वजह से कैंसर सेल जो है हो सकती है, यानी कि कैंसर प्रमोट होगा। क्योंकि जो सेल है वो आपका डैमेज DNA लेकर ये सेल डिवाइड करती रहेगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो कैंसर प्रमोट हो सकता है। बहुत सारे कैंसर्स में P53 को लॉस ऑफ फंक्शन में पाया गया कि अगर P53 जो है सेल में अच्छे से काम नहीं करवा पा रहा था, इसीलिए जो है कैंसर प्रमोट हो रहा था। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट केसेस अबाउट P53। तो ये था P53 के रिगार्डिंग। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि P53 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। न्यू है चैनल पे आप तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए और अपने कंसेप्ट को बूस्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।